गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 40 पढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें आप लोग को हमें बताना है कि अगर हमारे पास कोई भी दो मेटेलिक कंडक्टर होते हैं और दोनों पे इनिशियल टाइम में चार्ज अलग अलग होता है और जैसे ही हम उसको मेटेलिक वायर से कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है, उसका कॉमन पोटेंशियल क्या होता है, उसका चार्ज, ये सभी चीज के विषय में अभी हम आप लोग को बताएंगे। तो हेडिंग हम दे रहे हैं दो चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर conductors are connected through metallic wire। देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब सबसे पहला चीज है कि ये हमारे पास एक स्फेरिकल कंडक्टर है और दूसरा ये है आपके पास, मान लीजिए इनिशियल टाइम में इसका रेडियस r1 है, चार्ज इस पे q1 है, कैपेसिटी c1 और वोल्टेज v1 है। और बाद में हम लोग क्या किए हैं, दूसरा जो लिए हैं इसका ये रेडियस आपको r2 दिया हुआ है, चार्ज q2 है, कैपेसिटेंस c2 है और वोल्टेज इसका v2 है। अभी हमने किसी को भी किसी से कनेक्ट नहीं किए हैं, दोनों अलग अलग दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं इसमें अगर q1 की बात करिएगा तो c1 v1 होगा, इसमें q2 की बात करिएगा तो c2 v2 होगा। अब जैसे ही इसको हम लोग क्या करेंगे बाबू, मेटेलिक वायर से कनेक्ट कर देंगे। दूसरा काम क्या है, इसको मेटेलिक वायर से कनेक्ट करना। तो निश्चित है जिसका पोटेंशियल ज्यादा होगा, ज्यादा में से किधर के तरफ फ्लो करेगा, छोटा के तरफ यानी कम के तरफ करेगा। और धीरे धीरे कैसा टाइम आएगा जब दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, चार्ज भी थोड़ा सा फ्लो करेगा। तो देखिए अब हम लोग करते क्या है, इसको मेटेलिक वायर से कनेक्ट कर देते हैं। जैसे ही इसको हम लोग मेटेलिक वायर से कनेक्ट करते हैं तब देखिए क्या होता है, when they connected through the metallic wire, when they connected through मेटेलिक वायर, इसको हमने मेटेलिक वायर से कनेक्ट कर दिए हैं। अब जैसे ही कनेक्ट करिएगा इसका भी पोटेंशियल भी होगा, इसमें चार्ज q2 डैश, इसमें चार्ज q1 डैश और इसका भी पोटेंशियल भी हो जाएगा, क्योंकि हाई पोटेंशियल से लो के तरफ फ्लो करेगा। फ्लो करते करते एक ऐसा टाइम आएगा जब दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। आप जानते हैं इसमें कि चार्ज हमेशा क्या होता है, कंजर्व। चार्ज इज कंजर्व। अगर चार्ज कंजर्व है तो आप ये भी कह सकते हैं q1 प्लस q2 बराबर q1 डैश प्लस q2 डैश। अब देखिए जब चार्ज कंजर्व है तो q1 प्लस q2 का सम हो जाएगा q1 डैश प्लस q2 डैश। इसको लिखेंगे c1 v1 c2 v2 बराबर c1 v प्लस c2 v। यहाँ से एक स्टेप आगे बढ़िएगा आप लोग तो इसको आप लिख सकते हैं, यहाँ से v कॉमन ले लीजिएगा आप लोग। जैसे ही v कॉमन लीजिएगा तो हो जाएगा c1 प्लस c2 बराबर
C1V1 प्लस C2V2। आप देखिए इसी को भी कहिए या इसी का दूसरा नाम भी कॉमन भी होता है, तो इसका सिंपल वैल्यू आपको निकल जाएगा C1V1 प्लस C2V2 बाय C1 प्लस C2। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, IIT 17 में इस पे क्वेश्चन पूछा है, नीट में भी पूछा हुआ वही क्वेश्चन। तो भी कॉमन जब भी कोई पूछेगा तो सिंपल याद रखिएगा, भी कॉमन का फार्मूला होता है C1V1 प्लस C2V2 बाय C1 प्लस C2। फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं Q1 प्लस Q2, C1V1 को Q1 प्लस Q2 बाय C1 को 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 प्लस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। अब देखिए इसके आगे एक स्टेप और बढ़ेंगे हम लोग। यहां से आप लोग लिख सकते हैं इसको भी कॉमन को Q1 प्लस Q2 या Q1 डैश प्लस Q2 डैश भी लिख सकते हैं। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लीजिएगा, R1 प्लस R2। तो ये हो गया आपको इसका वैल्यू, भी कॉमन का वैल्यू, इसका भी कॉमन का वैल्यू हो गया। अब देखिए इसमें भी जब कॉमन निकल गया है आपको, तब आप क्या करिएगा, इसमें रेडियस और चार्ज में भी रिलेशन पूछ सकता है। तो जैसे आपने पढ़ा है अभी, देखिए क्या पढ़े थे कि Q1 डैश की बात करेंगे तो Q1 डैश की बात करेंगे तो C1V और Q2 डैश की बात करिएगा तो C2V। आप दोनों को डिवाइड करिए, Q1 डैश अपॉन Q2 डैश, C1V C2V, V से V कैंसिल, इसको लिख सकते हैं C1 बाय C2। C1 को लिख सकते हैं हम लोग 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। ये और ये कैंसिल, तो यहां से Q1 डैश प्लस Q2 डैश का वैल्यू C1 बाय C2 बराबर R1 बाय R2। ये भी याद रखना है आपको। देखिए इसमें हम एक स्टेप और आगे बढ़ाएंगे तो क्या मिलेगा हमें वैल्यू, उसको अभी बताने वाले हैं। आप लोग क्या करिए, दोनों साइड 1 1 ऐड कर दीजिए। जैसे ही आप लोग ऐड करेंगे तो Q1 डैश अपॉन Q2 डैश में 1 जोड़ दीजिए, यहाँ पे भी R1 बाय R2, इधर भी 1 ऐड कर दीजिए। यहां से आप लिख सकते हैं Q1 डैश प्लस Q2 डैश बाय Q2 डैश R1 प्लस R2 बाय R2। इसको आप Q1 प्लस Q2 भी लिख सकते हैं, इनिशियल चार्ज का सम बाय Q2 डैश बराबर R1 प्लस R2 बाय R2। अगर हमको लिखना होगा, मान लीजिए Q2 डैश का वैल्यू निकालना होगा, तो सिंपली हम लोग निकाल सकते हैं Q2 डैश का वैल्यू। तो Q2 डैश का सिंपल वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा। Q2 डैश की बात करेंगे तो Q2 डैश का सिंपल वैल्यू निकलेगा R2 बाय R1 प्लस R2 इंटू Q1 प्लस Q2। टोटल चार्ज भी लिख सकते हैं। इसी तरीका से आप लोग फिर Q1 डैश की बात करोगे तो Q1 डैश की बात करेंगे तो R1 बाय R1 प्लस R2 इंटू Q1 प्लस Q2। ये दोनों फार्मूला आप लोग को याद रखना है कि अगर हमें Q1 डैश का वैल्यू निकालना है तब कैसे निकालते हैं, और अगर हमें Q2 डैश का वैल्यू निकालना है तब कैसे निकालते हैं। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आप लोग को समझना, सरफेस चार्ज डेंसिटी। हम बात करेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा का।
सिग्मा का वैल्यू और कहाँ पे कैसे शार्प पॉइंट पे क्या होता है ये रिलेशन भी बताएंगे। तो सिग्मा होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसको पढ़ते हैं हम लोग सरफेस चार्ज डेंसिटी, और इसका सिंपल फॉर्मूला होता है चार्ज बाय एरिया, चार्ज बाय एरिया, चार्ज क्यूब और एरिया मान लीजिए 4 पाई आर स्क्वायर जो भी रहेगा। अगर हम यहाँ पे निकालना चाहते हैं तो सिग्मा 1 की बात करेंगे तो Q1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 का स्क्वायर, और अगर सिग्मा 2 की बात करते हैं तो Q2 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 का स्क्वायर, सॉरी एरिया लेंगे, सॉरी Q1 बाय 4 पाई R1 स्क्वायर, Q2 बाय 4 पाई R2 स्क्वायर। ये सिग्मा 1 और सिग्मा 2 निकल गया। अब रेशियो निकालिए इसका, सिग्मा 1 बाय सिग्मा 2 का रेशियो की बात कर रहे हैं हम। तो देखिए ध्यान से, सिग्मा 1 बाय सिग्मा 2 का रेशियो क्या होगा समझिएगा। इसका है Q1 बाय 4 पाई R स्क्वायर R1 स्क्वायर, और ये हो गया Q2 बाय 4 पाई R2 स्क्वायर। 4 पाई कट गया, Q1 इंटू R2 का स्क्वायर, Q1 Q2 इंटू R1 का स्क्वायर। अभी तुरंत हमने पढ़ाए थे कि Q1 और Q2 का रेशियो की बात करेंगे तो R1 का R2 निकलेगा, तो R1 बाय R2 इंटू R2 का स्क्वायर बाय R1 का स्क्वायर। ये कट गया, इससे ये कट गया, तो यहाँ से सिग्मा 1 बाय सिग्मा 2 का वैल्यू हो गया बाबू R2 बाय R1। सिग्मा 1 बाय सिग्मा 2 का सिंपल वैल्यू निकल गया R2 बाय R1। तो अगर इसी में अगर आपसे कोई पूछेगा कि सरफेस चार्ज डेंसिटी और रेडियस में क्या रिलेशन है, तो याद रखिएगा सरफेस चार्ज डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। सरफेस चार्ज डेंसिटी हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका, रेडियस का। सरफेस चार्ज डेंसिटी हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, सरफेस चार्ज डेंसिटी हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस होता है। देखिए इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करते हैं, तो हमने नियर पॉइंट पे किसी भी मैग्नेटिक वायर के चलते पढ़ा चुके हैं सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर मान लीजिए कोई भी एक चीज इनफाइनाइट वायर रहता है तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, अगर मान लीजिए बीच में निकालना होता तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए हम ये निकाल रहे हैं नियर सरफेस के पास, नियर सरफेस पे बात करेंगे तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इसी तरीका से अगर हम E1 बाय E2 का रेशियो की बात करेंगे, E1 बाय E2 का रेशियो की बात करते हैं, E1 बाय E2 का रेशियो की बात करेंगे तो सिग्मा 1 बाय सिग्मा 2, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेडियस का R2 बाय R1, R2 बाय R1। इसका मतलब ये हुआ कि देखिए जैसे मान लीजिए समझिएगा, अब जैसे इसको समझाने के लिए मान लीजिए यहाँ पे एक छोटा सा रेडियस फॉर्म करेगा, ये छोटा सा रेडियस होगा यहाँ पे हम बात करेंगे तो छोटा सा रेडियस फॉर्म करता है। तो
ये एंड पे आपका रेडियस छोटा है और यहाँ पे रेडियस बड़ा है, तो अभ्यस्त बात है, अगर हम बात करते हैं शार्प पॉइंट, तो इसको शार्प पॉइंट कहते हैं। शार्प पॉइंट का रेडियस छोटा है और इस पॉइंट का रेडियस बड़ा है, तो निश्चित है जहां का रेडियस छोटा है वहां पे सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू क्या होगा, ज्यादा होगा। तो लिख देते हैं एट शार्प इन, एट शार्प इन, at sharp end radius is very smaller, radius is very smaller, रेडियस बहुत छोटा है, रेडियस इज वेरी स्मॉलर, और सिग्मा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस का। सिग्मा क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, इसीलिए यहाँ पे सिग्मा इज हायर। तो याद रखिएगा, शार्प पॉइंट पे कोई पूछ देगा आपसे बताइए किसका वैल्यू ज्यादा होगा, तो कहिएगा आप सरफेस चार्ज डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दोनों का वैल्यू ज्यादा होता है। ये अभी हमने आप लोग को प्रूव करके दिखाए कि शार्प पॉइंट पे क्या होता है। कभी कभी इसी में क्वेश्चन में पूछता है लॉस ऑफ एनर्जी, जैसे हमने अभी पढ़ा है कि इसका रेडियस r1 है, इसका चार्ज q1, कैपेसिटी c1, वोल्टेज v1, दूसरे का रेडियस हमने पढ़ा है r2, चार्ज q2, कैपेसिटी c2, वोल्टेज v2। अगर मेटेलिक वायर से कनेक्ट कर देते हैं तो लॉस ऑफ एनर्जी का सिंपल फॉर्मूला याद रखिएगा। लॉस ऑफ एनर्जी की बात कर रहे हैं, इसका सिंपल फॉर्मूला होता है हाफ c1 c2 बाय c1 प्लस c2 इंटू v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर। अगर इसी में कोई पूछ देगा लॉस ऑफ एनर्जी का सिंपल फॉर्मूला, तो याद रखिएगा हाफ c1 c2 बाय c1 प्लस c2 का होल स्क्वायर इंटू v1 माइनस v2 का, सॉरी, हाफ c1 c2 बाय c1 प्लस c2 इंटू v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर। अब इसी में अगर मान लीजिए चार्ज का नेचर यहाँ पे सिमिलर है, तब हमने लॉस ऑफ एनर्जी का सिंपल फॉर्मूला पढ़ा है हाफ c1 c2 बाय c1 प्लस c2 इंटू v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर। अगर मान लीजिए इसी में आपको अलग अलग दिया रहेगा, जैसे समझिएगा ये रेडियस r1 है और इसका रेडियस r2, इस पे चार्ज प्लस q1 है, इस पे माइनस q2, ये c2 है, c1 इसका वोल्टेज v1 है, c2 v2। जैसे ही मेटेलिक वायर से कनेक्ट कर देंगे, इसमें लॉस ऑफ एनर्जी की बात करेगा, लॉस ऑफ एनर्जी, तो सिंपल याद रखिएगा, इसमें लॉस ऑफ एनर्जी का सिंपल वैल्यू होता है हाफ c1 c2 बाय c1 प्लस c2 इंटू v1 प्लस v2 का होल स्क्वायर। तो अगर चार्ज का नेचर अपोजिट होता है तो वहां पे प्लस साइन लीजिएगा, और चार्ज का नेचर अगर सिमिलर होता है तो यहाँ पे बीच में माइनस साइन लीजिएगा। तो इस पे जितनी भी कॉन्सेप्ट है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा है कि दो अलग अलग आपको मान लीजिए कंडक्टिंग वायर, सॉरी, दो अलग अलग स्फेरिकल कंडक्टर होते हैं और उसको जब मेटेलिक वायर से कनेक्ट कर देते हैं तो कितना एनर्जी में लॉस होगा। तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो लॉस ऑफ एनर्जी का सिंपल फॉर्मूला याद रखिएगा हाफ c1 c2 बाय c1 प्लस c2 इंटू v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर। तब जब दोनों का चार्ज का नेचर सेम रहेगा, तब यानी दोनों प्लस रहेगा या दोनों माइनस रहेगा। लेकिन जैसे ही अपोजिट नेचर का रहेगा तो आप सिंपल याद रखिएगा कि लॉस ऑफ एनर्जी का सिंपल वैल्यू होता है हाफ
C1 C2 बाय C1 प्लस C2 इंटू V1 प्लस V2 का होल स्क्वायर। तो ये सब जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है किसके लिए, फिजिक्स को लेकर के। अभी जो हम बता रहे हैं पॉइंट यही सब बहुत इम्पोर्टेंट है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए इसमें तो और बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, जैसे एक क्वेश्चन हम आप लोग को अभी देने जा रहे हैं। क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन में यही लिखा हुआ है कि टू चार्ज conducting spheres of radii A and B are connected to each other by a wire. Full stop. What is the ratio of electric field at the surface of two spheres? Use the result obtained to explain why charge density on the sharp pointed ends of a conductor is higher than on its feathered portion. देखिए यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन कर रहा है कि टू चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर जिसका रेडियस ए और बी है कनेक्टेड है, उसको मैग्नेटिक वायर से हमने कनेक्ट कर दिया है। तो सबसे पहले पूछ रहा है आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ टू स्फीयर, दोनों स्फीयर के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा वैल्यू। उसके बाद पूछ रहा है यूज द रिजल्ट, उस रिजल्ट का यूज करके आपको ऑब्टेन करना है चार्ज डेंसिटी। और ये भी पूछ रहा है कि जो शार्प एंड है वहां पे हायर होगा चार्ज डेंसिटी का वैल्यू किस पॉइंट से, हायर देन ऑन इट्स फेडर पॉइंट। फेडर का मतलब जो मोटा होगा उससे। जैसे समझिएगा यहाँ पे समझाने के लिए हम एक फिगर के थ्रू अभी समझाने वाले हैं आप लोग को। जो अभी थ्योरी पढ़ाए हैं उसी थ्योरी पे ये कॉन्सेप्ट आधारित है। जैसे मान लीजिए आपके पास दो अलग अलग दिया हुआ है, एक ये है रेडियस, इसका ए है रेडियस ए, और एक ये है इसका रेडियस आपको बी दिया हुआ है, रेडियस ए इसका बी। उसके बाद इसमें वोल्टेज V1 कैपेसिटी C1, इसका वोल्टेज V2 कैपेसिटी C2।
उसके बाद इसका चार्ज मान लीजिए Q1 है और इसका चार्ज आपको Q2 दिया हुआ। अब इसको आप मेटेलिक वायर से कनेक्ट कर रहे हैं। देखो यही है, ये A। अब इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, एक मेटेलिक वायर से कनेक्ट कर देते हैं। जैसे ही इसको हम मेटेलिक वायर से कनेक्ट करेंगे, ये भी, ये चार्ज तो आपको Q1 डैश होगा, C1 वोल्टेज भी होगा, Q2 डैश, C2 भी, यानी दोनों का ही हमेशा वोल्टेज सेम हो जाएगा। अब देखिए Q1 डैश बाय Q2 डैश की बात करेंगे तो अभी तुरंत पढ़ाए थे C1 बाय C2 होगा और इसी को हम लोग लिख सकते हैं A बाय B होगा। तो ये आपको निकल गया, किसका वैल्यू Q1 बाय Q2 की बात कर रहे थे। अब देखिए, या आप यहां से भी निकाल सकते हैं। फिर अब हम लोग बात करेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी का, तो सिग्मा 1 बाय सिग्मा 2 की बात कर रहे हैं, अभी तुरंत पढ़ाएं। तो यहाँ से Q1 डैश अपॉन 4 पाई A स्क्वायर Q2 डैश अपॉन 4 पाई B स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं Q1 डैश बाय A स्क्वायर इंटू B स्क्वायर बाय Q2 डैश। पुट करिए यहाँ से, तो सिग्मा 1 बाय सिग्मा 2 की बात कर रहे हैं, तो Q1 डैश Q2 डैश को A बाय B लिखेंगे, B स्क्वायर बाय A स्क्वायर लिख देंगे, A के से A, B से B, तो B बाय A हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि सरफेस चार्ज डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। सरफेस चार्ज डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। ये तो क्लियर हो गया आप लोग को कि सरफेस चार्ज डेंसिटी का जो वैल्यू होता है वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस होता है, यानी सिग्मा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। अभी तुरंत हमने पढ़ाए भी थे, वैसे सरफेस चार्ज डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। इसी तरीका से जब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे E1 बाय E2, तो इसका वैल्यू हो जाएगा सिग्मा 1 बाय सिग्मा 2। और इसको अगर लिखना चाहते हैं तो अभी तुरंत पढ़ें, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू B बाय A हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि शार्प पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और सरफेस चार्ज डेंसिटी दोनों का ही वैल्यू क्या होगा, ज्यादा होगा। कैसे समझिएगा, जैसे मान लीजिए एक ये है इस तरह से और इधर आपको शार्प पॉइंट मिला है, जहां पे सडन वैल्यू, तो ये आपका शार्प पॉइंट है। ये एक रेडियस हो गया और इधर का रेडियस ये होगा। तो शार्प पॉइंट पे आपको कोई पूछेगा, यहां पे एक्स शार्प पॉइंट सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी and electric field is higher because radius is smaller। क्योंकि यहाँ पे रेडियस का वैल्यू कम होता है, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस चार्ज डेंसिटी दोनों का वैल्यू क्या होगा, आपको ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रेडियस का वैल्यू कम होता है। तो ये जो अभी हमने कॉन्सेप्ट सिखाए हैं आप लोग को,
ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कॉन्सेप्ट था। इसमें हमने आप लोग को पढ़ाया कि अगर दो स्फेरिकल कंडक्टर होता है तब हम कॉमन पोटेंशियल कैसे फाइंड करते हैं। तो कॉमन पोटेंशियल का सिंपल फार्मूला पढ़ाए, C1 V1 प्लस C2 V2 बाय C1 प्लस C2 या Q1 प्लस Q2 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 प्लस R2। इसी तरीका से हमने उसमें लॉस ऑफ एनर्जी के विषय में पढ़ाए, सरफेस चार्ज डेंसिटी के विषय में भी पढ़ाए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के विषय में भी पढ़ाए। तो जितने कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं सभी कॉन्सेप्ट को बारीकी से पढ़िएगा। अब 2 से 3 क्लास में ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स खत्म हो जाएगा, यानी कैपेसिटर भी खत्म हो जाएगा। उसके बाद अगला चैप्टर हम लोग बाद में स्टार्ट करेंगे।